आज हम ऊर्जा संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं ऊर्जा संरक्षण क्या होता है। जो ऊर्जा होती है उसको तो हम लोग ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न। ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बस जो है वो रूपांतरित कर सकते हैं। इसे ही हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। जो ये नियम है उसको हेल्महोल्ट्ज़ नामक वैज्ञानिक ने जो है प्रतिपादित किया है। यदि सभी प्रकार की ऊर्जा, जैसे कि बहुत सारी ऊर्जा को हम लोग ध्यान में रखें, तो जो है ब्रह्मांड में सभी ऊर्जाओं का योग जो है वो क्या होता है, वो हमेशा स्थिर रहता है। तो सौर ऊर्जा के रूपांतरण को चित्र 11.2 में क्या किया है, दर्शाया गया है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा मतलब हमारे दैनिक जीवन से संबंधित कैसे होता है। जैसे कि हम लोग जब मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें जो संचित रासायनिक ऊर्जा होती है वो ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में क्या हो जाती है, रूपांतरित होती है। वैसे ही जैसे हम लोग सीढ़ी में चढ़ते समय है ना, अपने भार को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर मतलब लेके चढ़ते हैं। इसके लिए इसके लिए ऊर्जा हमें हमारे शरीर की जो रासायनिक ऊर्जा जो हम लोग को भोजन से प्राप्त होती है वो है जो संचित रहती है हमारे शरीर में। हाँ, तो जो है वो चढ़ने के दौरान वो क्या हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा में वो क्या होती है, रूपांतरित होती है। वैसे ही जो है जल विद्युत संयंत्रों या पन बिजली घरों में नदी के जो जल है उनको बांध कर जो है बड़ी बड़ी झीलों की ऊंचाई पर क्या करते हैं, उसको एकत्र करके रखते हैं। फिर जल की यह जो है स्थितिज ऊर्जा जो है उसको ऊपर से गिरकर गतिज ऊर्जा में जो हम लोग जल की जो स्थितिज ऊर्जा है उसको ऊपर से गिरकर किसमें वो परिवर्तित होती है, गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो ये गिरता हुआ जल मार्ग में रखे टरबाइन को यांत्रिक ऊर्जा को क्या करते हैं, प्रदान करता है ना। जो जनरेटर की विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाती है, वो विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है ना। जो यांत्रिक ऊर्जा हम लोग उसको प्रदान करते हैं, तो जो जनरेटर की विद्युत ऊर्जा में वो क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। उसको हम लोग इसके उससे समझते हैं कैसे होता है। पहले झील की जल की क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। फिर वो जो बहते हुए जल का जो वो रहता है वो किसमें होता है, गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है। फिर हम लोग टरबाइन में क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो फिर वो जनरेटर किसमें वो होता है, विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। तो ऊर्जा के रूपांतरण के दौरान जो है बहुत सारी अनुपयोगी ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है। जैसे कि बल्ब के जलने से हमें प्रकाश तो मिलता है ना, वो हमारे लिए उपयोगी है, किंतु जो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा क्या होती है, उसका क्षय होता है, मतलब उसका वेस्ट होता है ना। इसी प्रकार यंत्रों में कार्य करने के दौरान उन्हें दी गई ऊर्जा जो दी गई ऊर्जा उसमें से कुछ ऊर्जा जो है कल्प ऊर्जाओं के बीच घर्षण के कारण वो जो ऊर्जा देते हैं वो उसके घर्षण के कारण एक दूसरे के घर्षण, कल्प ऊर्जाओं के बीच के जो घर्षण है उसके कारण जो है वो ऊष्मा और ध्वनि में क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है। यहाँ भी ऊर्जा का क्षय होता है ना। फिर ऊर्जा के इस क्षय को कम करने के लिए जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत प्रयास कर रहे हैं, जिससे यंत्रों को जो दी जाने वाली ऊर्जा का जो अधिकांश हिस्सा है वो उपयोगी कार्य में खर्च हो, है ना। इसलिए साइकिल के कल्प ऊर्जाओं के बीच घर्षण कम करने के लिए उनमें तेल या क्या करते हैं, ग्रीस डाल देते हैं ना। वैसे इलेक्ट्रॉनिक पंप, सिलाई मशीन, बैलगाड़ी तथा अन्य मशीन जो घूमने वाले हैं कल्प ऊर्जाओं में तेल डालकर उसे क्या कर देते हैं हम लोग, तेल ग्रीस जो भी डाल के हम लोग क्या कर देते हैं, उसको चिकना करते हैं। निम्नलिखित सारणी में यह बताइए कि दिए गए यंत्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ये आप लोग कॉपी में बना के भेजोगे कि कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं मशीनें। तो मशीन क्या होती है, जब हम जो है किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं, ढकेल कर किसी वस्तु को क्या करते हैं, हटाते हैं या ऊपर उठाते हैं, तब उसमें हम लोग क्या लगता है, कार्य लगता है। तो कार्य करने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है ना। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम लोग क्या है, कम बल लगाकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से कर सकते हैं। तो कई कार्य जो ऐसे कि शीतल पेय
पेयजल है ना, शीतल पेय है ना, की बोतल का ढक्कन खोलना, शीतल पेय की जल की बोतल का क्या करना, ढक्कन खोलना, तेल से भरे हुए ड्रम को ट्रक पर चढ़ाना, ट्रक के पहियों को बदलना आदि आसान कार्य नहीं है। इन कार्यों को करने के लिए हमें क्या होती है, मशीन, मतलब इन सब कार्यों को करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मशीन का उपयोग करते हैं। मतलब जो मशीन है वो स्वयं में कोई कार्य नहीं करती है, इसके कार्य करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ऊर्जा देना जो है वो आवश्यक होता है। तो मशीनों की सहायता से कोई भी कार्य हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से कार्य कर सकते हैं। जैसे कि अब देखते हैं सरल मशीनें। सरल मशीनें, इसका उपयोग हम लोग अपने नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं, है ना, जो दैनिक जीवन में हम लोग जो है सरल मशीनों का उपयोग करते हैं, जिनमें से है देखो चाकू, पेंच, चिमटी, घिरनी इत्यादि ये सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। हम कुछ जटिल मशीनों का भी जो है उपयोग करते हैं। ये सभी मशीनें जो है वो बहुत सी दो या दो से अधिक सरल मशीनों के संयोग से बनाई जाती है, जो जटिल मशीनें होती है। जैसे उदाहरण हो गया साइकिल, सिलाई मशीन, ट्रैक्टर आदि, है ना। मशीनों का उपयोग हम लोग निम्न बहुत सारे उद्देश्य हैं उसको पूरा करने के लिए भी करते हैं। जैसे बल को सुविधाजनक बिंदु पर लगाने के लिए करते हैं फर्स्ट। फिर सेकंड है बल की दिशा को इच्छा अनुसार परिवर्तित करने के लिए हम लोग कोई भी दिशा, बल की जो दिशा है उसको क्या करते हैं, अपने इच्छा अनुसार क्या करते हैं, परिवर्तित। भारी बोझ को कम बल लगाकर उठाने के लिए, उसी प्रकार गति को बढ़ाने में, है ना। सरल मशीनें जो है वे युक्तियां हैं जो बल के प्रभाव को क्या करती है, बढ़ा सकती है, या बल की दिशा को क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है, या दोनों कार्य कर सकती है। जो सरल मशीनें हैं वो जो है बल के प्रभाव को बढ़ा भी सकती है, बल की दिशा को परिवर्तित भी कर सकती है, और ये दोनों कार्य मतलब बल के प्रभाव को भी बढ़ा सकती है और बल की दिशा को भी क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। जो ये सरल मशीनें हैं वो 6 प्रकार की होती है। तो देखते हैं वो 6 प्रकार क्या क्या है। पहला है उत्तोलक, आनतल, फन्नी, पेच, घिरनी, पहिया और धुरी। तो पहले हम लोग देखते हैं उत्तोलक। तो उत्तोलक क्या होता है, जमीन पर किसी भार को उठाने या हटाने के लिए निम्नांकित विधियों में से आप किसे उपयोग, जो ये दोनों में से किसको उपयोग। अब देखते हैं जो चित्र 11.6 का जो अ है, इसके एक बॉक्स को कितने लोग उठाए हैं, 3 व्यक्ति जो है 3 व्यक्तियों को, एक बॉक्स को उठाने के लिए हम लोग को कितने व्यक्ति चाहिए थे, 3 व्यक्ति। जबकि चित्र 11.6 के ब में देखो, के अनुसार जो एक मजबूत छड़ है ना, अथवा जो सबल रहता है को एक टेक का उपयोग करके केवल एक ही व्यक्ति जो क्या है उस बॉक्स को उठाकर क्या कर सकता है, उस बॉक्स को उठाकर क्या कर सकता है, पलट सकता है। यहाँ पर मजबूत छड़ या संबल एक क्या है, उत्तोलक होगा, है ना। जो ये व्यक्ति है वो संबल या कठोर छड़ की सहायता से बीच में मतलब एक वो लेके, है ना, टेक लेके उसको अकेला हटा लेगा। इसी प्रकार यदि हम लोग को कोई डिब्बे का ढक्कन कस जाता है, उसे खोलने के लिए एक चम्मच को ढक्कन में खोलना दर्शाया गया है। जैसे चम्मच से ऐसे हम लोग कभी कभी देखना ढक्कन नहीं खुलता है तो ऐसे चम्मच से करके खोलते हैं। तो ये चम्मच क्या हुआ, एक प्रकार का उत्तोलक है ना। अब देखते हैं उत्तोलक क्या हो, मतलब उत्तोलक का सही वो क्या है ना, होता क्या है। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जिसे किसी सुविधाजनक बिंदु पर टिकाकर उसके इर्द गिर्द स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकता है, घुमाया जा सकता है। जो उत्तोलक होता है वो एक मतलब जो क्या होती है, सीधी या टेढ़ी मेढ़ी छड़ होती है जिसको एक बिंदु पर टिकाकर हम लोग उसको स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आलंब कहते हैं। उत्तोलक द्वारा उठाई जाने वाली वस्तु, जो उत्तोलक के द्वारा क्या करेगी, उठाई जाने वाली जो वस्तु होगी उसको हम लोग भार या प्रतिरोध कहते हैं, तथा उत्तोलक पर जो बल लगता है उसको हम लोग उसका आयास कहते हैं, है ना। वैसे चित्र 11.8 में आलंब को जो क्या है हम लोग F से दर्शाए हैं, भार को किससे दर्शाए हैं, L से, भार या प्रतिरोध को, तथा आयास को E से प्रदर्शित किया गया है ना। आप लोग देख लेना है चित्र दशमलव में। अब हम लोग देखते हैं उत्तोलक के प्रकार। जो उत्तोलक होते हैं वो कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक देखते हैं। इस श्रेणी के उत्तोलक में जो आलंब है वो भार और आयास के क्या होता है, मध्य होता है। जो भार और आयास के क्या होता है, मध्य होता है ना।
तो उदाहरण के लिए जैसे ये है कैंची हो गया, पेंचिस हो गया, शीशा, झूला, है ना। ये देखो, ये जो आलम है ना, ये आलम है, उसके एक सिरे में क्या है, भार और आयास के मध्य होता है ना। अब देखते हैं द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी, इस श्रेणी के उत्तोलक में जो भार है आलम और आयास के मध्य होता है। उदाहरण जैसे कि ठेला हो गया, ठंडे पेय की बोतल खोलने वाला जो उपकरण रहता है वो सरोता हो गया, है ना। अब देखते हैं तृतीय उत्तोलक। इस प्रकार के उत्तोलक में जो आयास होता है वो आलम और भार के क्या होता है, बीच में होता है। उदाहरण है जैसे कि चिमटा हो गया, है ना, बंसी और फावड़ा आदि क्या है, इसके उदाहरण है। तो ये आप लोग देखो और ये आप लोग को पढ़ोगे, है ना, क्या है। और ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक थे। ठीक है।